अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोएब जमाली और आप देख रहे हैं ज़ेड लीगल। आज हम सीआरपीसी की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 7 को हम स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 94 से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा कि अगर कोई पर्सन जो कि विटनेस या अक्यूज्ड वगैरह उसको प्रोड्यूस करवाने के, उसको समन करवाने के या उनको बुलाने के कौन से मोड्स हो सकते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि एक समन होता है और उसके अलावा वारंट है। और वारंट दो किस्म के होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल, और उसके अलावा प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट वगैरह, ये डिफरेंट मोड्स हैं ताकि उस बंदे को अदालत के सामने बुलवाया जा सके। ऐसे ही अगर कोई डॉक्यूमेंट अदालत को चाहिए होगी तो या लीगल प्रोसीडिंग्स में या इन्वेस्टिगेशन में चाहिए होगी, तो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का, डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन का क्या तरीक़ेकार है, किन मोड्स के साथ इनको प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ये आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और सेक्शन 94 से हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सेक्शन 94 जो है सीआरपीसी का, इसका टाइटल है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स। अब डॉक्यूमेंट या कोई और चीज़ जो अदालत को चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में चाहिए या फिर किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में चाहिए, तो फिर क्या तरीक़ेकार है कि उसको अदालत में प्रोड्यूस करवाया जा सके। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस वगैरह, जो वो ऑफिसर एक रिटन ऑर्डर के ज़रिए इसको प्रोड्यूस करवाएगा। और अगर अदालत को चाहिए इंक्वायरी या ट्रायल के लिए, तो अदालत क्या करेगी? समन जारी करेगी। अब ये समन या रिटन ऑर्डर किसको डायरेक्शन होगी? उस पर्सन को जिसके पास ये इस डॉक्यूमेंट की पोजीशन मौजूद है। यहाँ पे सेक्शन 94 में एक एक्सेप्शन भी मौजूद है कि कौन से डॉक्यूमेंट 94 से में नहीं बुलाए जा सकते। उसमें बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जो है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो उनको नहीं बुलाया जा सकता। उनमें यह है कि हाई कोर्ट उनको समन करवा सकती है, हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है या किसी पर्टिकुलर केसेस में, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि उनमें बैंक का डेटा होता है, अकाउंट होल्डर्स का डेटा होता है। प्राइवेसी ब्रीच के लिए उनको एक्सेप्शन दी गई है। अब यहाँ पे आप देखें कि रिटन ऑर्डर या जो समन है, जो इस पर्सन को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप उस डॉक्यूमेंट को अदालत में प्रोड्यूस करें या इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर के पास प्रोड्यूस करें, तो इसकी जिम्मेवारी ये है कि इस डॉक्यूमेंट को वहाँ प्रोड्यूस करवाए। अब यहाँ पे अगर ये पर्सन, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बजाते खुद भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो, मतलब कि अगर समन दिया गया है कि इस डॉक्यूमेंट को इसने प्रोड्यूस करना है, किसी और तरीके से, किसी और पर्सन के थ्रू भी ये इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है और इससे बजाते खुद आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि ये इन पर्सन समन्ड हो। देखें, सेक्शन 94 में हमारे पास ये था कि किसी भी पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट वगैरह था और उसको डायरेक्शन या रिटन ऑर्डर के ज़रिए डायरेक्शन या समन दी जा रही थी। लेकिन अगर यही डॉक्यूमेंट या कोई और पार्सल वगैरह या कोई और चीज़ किसी भी टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ वगैरह के पास है, जो कि मींस पोस्ट ऑफिस वगैरह या फिर जो टीसीएस वगैरह जो भी होते हैं, इनके पास है, वो कहीं से लेके कहीं और डिलीवर करवा रहे हैं, इस प्रोसेस में ये पार्सल है, तो अदालत सेक्शन 95 कहती है, और ये पार्सल इसलिए ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ट्रायल के लिए ज़रूरी है। अदालत समझती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है या पार्सल है ये ज़रूरी है, तो फिर अदालत जो है वो डायरेक्शन देगी उन पोस्ट ऑफिस अथॉरिटीज़ को, उन टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ को, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास वो पार्सल है, कि ये आप वहाँ पे जो एड्रेस है वहाँ पे डिलीवर ना करें, बल्कि जो ऑर्डर अदालत देगी उसके मुताबिक डिलीवर करें। इवन इस केस में अदालत पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट अथॉरिटी को सर्च करने का भी हुक्म दे सकती है। अब देखें, सेक्शन 94 में और 95 में ये था कि किसी पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट था या वो पार्सल था या किसी अथॉरिटी के पास था और उसको ऑर्डर दिया जा रहा था। अब सेक्शन 95 और 94 की फॉर सपोज कंप्लायंस नहीं हो रही, या फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन
या ट्रायल इस नेचर का है, इस तरह से वो डॉक्यूमेंट सर्च किया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल सर्च ही किया जाए तो फिर वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, नहीं पता कि किसके पास इसकी जो है वो पोजीशन है, तो फिर अदालत क्या करेगी कि 96 में सर्च वारंट इशू करेगी और उसके बाद वो जो वहाँ पे जो भी एरिया है उसको सर्च किया जाएगा। लेकिन जो सर्च वारंट होता है ना, अब ये सर्च वारंट है, ये भी अरेस्ट वारंट की तरह किसी भी जो ऑफिसर वगैरह को डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर वो ऑफिसर क्या करेगा जिसके पास जिसको ये डायरेक्शन होगी सर्च वारंट की, वो फिर इन अकॉर्डिंग विद द लॉ वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे सर्च करेगा। अब सेक्शन 97 ये कहता है कि इस सर्च वारंट को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। अब रेस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि फॉर सपोज जिस एरिया को सर्च करना है, वो जिस ऑफिस को वगैरह को सर्च करना है, वो एक बड़ी सी ऑफिस है, पूरे को सर्च नहीं करना, किसी भी पर्टिकुलर जो कंसर्न उसका डिपार्टमेंट है वो फॉर सपोज ये है, तो अदालत सर्च वारंट को रेस्ट्रिक्ट करेगी कि इसी एरिया में आप सर्च करें, बाकी एरिया में सर्च करने की इजाज़त नहीं है। तो सेक्शन 97 कहता है कि अदालत जो सर्च वारंट इशू करेगी उसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। उसको दूसरे अंदाज में देखा जाए तो 97 कहता है कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि सर्च वारंट इशू करते वक्त उस सर्च वारंट को किसी भी पर्टिकुलर प्लेस तक रेस्ट्रिक्ट कर दे। देखें सेक्शन 96 में भी सर्च वारंट की बात थी और सेक्शन 98 में भी सर्च वारंट की बात है, लेकिन सेक्शन 98 का जो टाइटल है वो ये है, सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉर्ज डॉक्यूमेंट ETC। कोई भी ऐसी जगह है, कोई ऐसा ऑफिस है या ऐसा कोई घर है जिसमें क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी रखा जाता है या फिर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, वहाँ पे रखे जाते हैं, तो इस एरिया की सर्च करने के लिए 98 में वारंट जारी हो सकता है। देखें इस सेक्शन में कहता है कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो सर्च वारंट इशू करेगा। जी, सर्च वारंट किसको इशू करेगा? उस ऑफिसर को, उस पुलिस ऑफिसर को जो कि कांस्टेबल से ऊपर के लेवल का हो, ऊपर का हो। तो किस सिचुएशन में ये वारंट इशू हो सकता है? उस सिचुएशन में जहाँ पे इस हाउस में स्टोलन प्रॉपर्टी हो, फोर्ज डॉक्यूमेंट हो, काउंटरफीट कोई चीज़ें हो और उसके अलावा ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हों, तो फिर वो ऑफिसर जिसको डायरेक्शन होगी सर्च करने की, वो क्या करेगा, वहाँ पे एंटर होगा, सर्च करेगा और वो जो चीज़ें वहाँ पे हैं उसको अपनी पोजीशन में लेगा और ये सारी की सारी चीज़ें वो अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। इवन वहाँ पे जो गिरफ्तार होते हैं उनको भी अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ सेक्शन 99 है जो ये है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 99 से पहले एक चीज़ बताता चाहूँ। हमने पीछे CRPC में ये पढ़ा है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका जो भी कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रोड्यूस करना लाजमी है। लेकिन अगर आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन वो गिरफ्तार करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते इस मजिस्ट्रेट के पास, तो फिर वहाँ पे जो नज़दीक का मजिस्ट्रेट होगा, हद का मजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने पेश करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, राहदारी रिमांड लेंगे, ट्रांजिट रिमांड लेके फिर इस मजिस्ट्रेट जो कि जिसके जुरिस्डिक्शन है, जहाँ से वारंट वाट सपोज जो है वो निकला है या जहाँ पे FIR दर्ज हुई है, वहाँ पे आके प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही अगर सर्च वारंट फॉर सपोज सर्च जो की जाती है वो कहीं और की जाती है, वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन से चीज़ें मिलती हैं, तो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जो मजिस्ट्रेट होगा जिसकी वहाँ पे हद होगी, जुरिस्डिक्शन होगी, उसके सामने वो ये सारी चीज़ें और जो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कि ये चीज़ें हैं वो वहाँ पे उस मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे और वो जो मजिस्ट्रेट होगा वो इस ऑफिसर को जो वहाँ पे प्रोड्यूस करवा रहा है उसको ऑथोराइज करेगा कि ये चीज़ें आप ले जाओ, जो जिसकी हद है, जिसकी जुरिस्डिक्शन है या जिसने सर्च वारंट इशू किया है वगैरह वगैरह, तो उसके सामने आप पेश करें।
अब हमारे पास सेक्शन 100 है जो कि हेबियस कॉर्पस वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं 101 में। अब 101 कहता है कि ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 43, सेक्शन 75, सेक्शन 79, 77, 82, 83, ये सारे के सारे अप्लाई होंगे जो भी सर्च वारंट इशू हैं 96 में, 98 में और उसके अलावा 99A में और 100 में सर्च वारंट इशू होते हैं, तो उसमें वो सेक्शंस, उनकी प्रोविजंस अप्लाई होंगी। अब हमारे पास सेक्शन 102 है जो कि कहता है कि पर्सन रिजाइडिंग और इंचार्ज, फॉर सपोज देखें यहाँ पे इस एरिया की सर्च वारंट इशू हुआ है, तो यहाँ पे जो पर्सन रिजाइड जो रहते हैं या फिर जो यहाँ पे फॉर सपोज ऑफिस है, तो जो इंचार्ज है उसकी ये ड्यूटी है कि यहाँ पे सर्च करने दिया जाए। ऑफिसर्स जो भी आए हैं, पुलिस वगैरह आई है, तो उसे रेस्ट्रिक्ट न करे, उसे रोके नहीं, उसके काम में रुकावट ना बने, बल्कि उनको असिस्ट करे ताकि वो सर्च करें। तो ये सेक्शन 102 कहता है कि ये इस बंदे की जो इंचार्ज है, जो वहाँ पे रहता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सर्च को अलाउ करे और बल्कि उसमें मदद करे कि सर्च हो सके। अच्छा, ये यहाँ पे ये कर सकता है कि ये कह सकता है फॉर सपोज मेरी ऑफिस है या मेरे घर में सर्च किया जा रहा है, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि पुलिस वालों को कहूँ कि आप सर्च वारंट दिखाएं, तो फिर पुलिस वाले मुझे सर्च वारंट दिखाएंगे और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि जो एरिया का मैं इंचार्ज हूँ उसकी मैं जो है वो सर्च करने दूँ। यहाँ पे ये है कि अगर फॉर सपोज इंचार्ज जो है वो अलाउ नहीं करता, कहता है कि मैं सर्च करने नहीं दूंगा, तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी है, सेक्शन 48 CRPC का एप्लीकेबल हो जाएगा और पुलिस वाले इस घर में या इस ऑफिस में जो भी एरिया है उसके अंदर फोर्सफुली इंटर होंगे, जो दरवाजे खिड़कियां वगैरह होंगी उनको भी वो तोड़ सकते हैं और इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पुलिस को लगती है कि वहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो कि चीज़ें कुछ छुपा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह छुपा रहा है, तो फिर उसका सर्च करना, उसकी पर्सनल सर्च करना भी ज़रूरी है और सर्च उसे भी किया जाएगा। लेकिन अगर कोई वहाँ पे औरत है, वुमन है, तो फिर सेक्शन 52 जो CRPC का है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि उस वुमन को कोई और वुमन पुलिस ऑफिसर या कोई वुमन उसको सर्च करे। अब हमारे पास सेक्शन 103 आता है, लेकिन उससे पहले मैं इसको रिमूव कर दूं, तो फिर सेक्शन 103 के तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास सेक्शन है 103 जिसका टाइटल भी मैंने लिख दिया है, सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि पुलिस सर्च करके और बाज़ औक़ात ऐसी करती है कि झूठे जो चीज़ें बरामद भी नहीं होती वो भी लगा देती है कि ये भी चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं, कोई चर्च वगैरह या कोई और चीज़ें असला वगैरह बरामद हुई है। तो इसके लिए सेक्शन 103 मैंडेटरी प्रोविजन है और ये कहता है कि सर्च करने से पहले मीन्स के 96 में या 98 में जो सर्च वारंट हुए हैं वो कहता है जो सर्च हो रही है उससे पहले वो ऑफिसर जो सर्च कर रहा है वो क्या करेगा, उस एरिया के जहाँ पे सर्च की जा रही है उसके जो नाइबर्स हैं, जो पड़ोसन हैं, वहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स जो हैं, रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स जो हैं वहाँ के, उनको बुलाएगा कि आप जो हम सर्च कर रहे हैं उसमें हमारे शाहिद बने। ठीक है, इनको रिटन ऑर्डर के थ्रू भी रिक्वायर करवाया जा सकता है कि वो वहाँ पे अटेंड करें और विटनेस करें कि ये चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। ठीक है, और ये जो है वहाँ के लोकल होने चाहिए। यहाँ पे कहता है कि जो सर्च की जाएगी वो इन इनहेबिटेंट्स जो पड़ोसी होंगे वहाँ के नाइबर्स की मैंने स्पेल आई थिंक सही लिखी है, तो 2 या 2 से ज़्यादा उनके प्रेजेंस में जो है वो सर्च की जाएगी, वो चीज़ें बरामद की जाएंगी और एक लिस्ट आखिर में प्रिपेयर की जाएगी और जो ऑफिसर है वो लिस्ट प्रिपेयर करेगा कि ये चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं। उसमें ये जो विटनेसेस हैं ये क्या होंगे, ये नाइबर्स यहाँ पे विटनेस होंगे इस सर्च की और इनके सिग्नेचर इस लिस्ट पे होंगे कि ये हाँ ये चीज़ें यहाँ पे बरामद हुई हैं, हम इसके गवाह हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि इन विटनेसेस को
अदालत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस के अदालत में इन्हें बुलाया जाए तो वो दूसरी बात है, अदरवाइज इनको अदालत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये है कि 103 में ये भी कहा गया है कि ये जो इनहेबिटेंट्स हैं, मीन्स के उस एरिया की जिसको सर्च किया जा रहा है, उसके जो रहवासी हैं जो इस एरिया में रहते हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो भी मीन्स के वहाँ पे देखें कि कौन कौन सी चीज़ें बरामद की जा रही हैं। इवन जो लिस्ट बनेगी यहाँ पे जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनकी, वो लिस्ट भी इनको प्रोड्यूस की जाएगी, उनको जो इस एरिया में रहते हैं उनको। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है, फॉर सपोज आप कहीं पे रहते हैं और आपकी साइड के एरिया में आपके साइड के एरिया में पुलिस कोई सर्च वारंट के साथ सर्च कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, और आपको कहती है कि आप आके वहाँ पे विटनेस हों, शाहिद बने, और आप रिफ्यूज़ करते हैं, तो फिर आपको के खिलाफ 187 की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, 187 पीपीसी के तहत जो ऑफेंस आपने मीन्स के कमिट किया है। ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये एक रिटन ऑर्डर के थ्रू विटनेसेस को बुलाया जाएगा। वर्बली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो 187 के प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमने कहा कि जो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उस एरिया के जो भी रहवासी हैं उनको लिस्ट दी जाएगी। ऐसे ही अगर उस एरिया में किसी को सर्च की जाती है, पर्सनल सर्च की जाती है, और एक लिस्ट उसको भी दी जाएगी कि ये लिस्ट आप लें और आपके पर्सनल सर्च से ये चीज़ें बरामद हुई हैं वगैरह वगैरह। तो ये था आज का लेक्चर, जो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट या मूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के हवाले से था, और इसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह अदालत में प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और किस तरह सर्च की जाती है, और सर्च का प्रोसीजर क्या है, कौन से मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, किस तरह जो विटनेसेस के मौजूदगी में ही सर्च करना है, ये आज के लेक्चर में हमने देखा है, और इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ZJ लीगल को सब्सक्राइब करें, ZJ लीगल में कम्युनिटी जो टैब है उसमें जाएँ और वहाँ पर डेली MCQs का आंसर दें, और खुश रहें, और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।